हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एनसीईआरटी एंजॉय में आपका स्वागत है। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस लेक्चर को। और यहाँ पे जो है आपकी बायोलॉजी क्लासेस चलती हैं सोमवार से लेके शनिवार तक। आपको ये क्लास 11 बजे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम जाया ना करते हुए, आपका टॉपिक काफ़ी बड़ा है। ये चैप्टर जो है हम लोग से चैप्टर जो है स्टार्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है स्टार्टेड होगा, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना, ठीक। और अब जो है हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो है पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या पढ़ रखा था अभी तक, उसके बारे में हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या रिवाइज पढ़ा था, उसके बारे में रिवाइज करते हैं। हालांकि वो यहाँ से कोशिका सतह से हम लोग जो है पढ़े थे, ठीक। बैक्टीरिया सेल जो प्रोकैरियोटिक के बारे में था। तो यहाँ हमने जो है फिलामेंट यानी तंतु के बारे में बात की थी कि इसका क्या कार्य है, ठीक है। और ये जो है प्रोटीन से बनने वाली संरचना है। इसकी व्यवस्था जो है 9+2 होती है। फिर यहाँ पे हम लोग हुक के बारे में भी बात की थी, जिसे हम लोग अंकुश भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिला का पूरा पार्ट है। फिर यहाँ पे आधारभूत काय के बारे में बात की थी, ठीक है। और ये जो है पूरी जो है फ्लैजिला एक मोटर क्रियाविधि द्वारा जो है मतलब कार्य करती है, ये कशाविका, ठीक है। जो बैक्टीरिया सेल को क्या करती है, गति यानी लोकोमोशन कराती है, एक स्थान से दूसरे जाने। फिर यहाँ पे हमने झालर और रोम यानी फिम्बरी और पीली के बीच जो है अंतर के बारे में बात की थी, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। और आप लोग को अगर जो कोई टॉपिक ना समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद देखिए फिर हमने यहाँ पे जो है एक छोटा सा क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया था यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने ये जो है मिलान जो है ये क्वेश्चन और था कि मीसोसोम का कार्य के आधार पे ये क्वेश्चन था। तो मीसोसोम का कार्य क्या होता है, ये श्वसन अंग की तरह कार्य करता है। फिर यहाँ पे ये जो है गैस रिक्तिका क्या करती है, उत्प्लावकता। उत्प्लावकता का मतलब क्या होता है कि जैसे तैरने में जो चीज़ें बैक्टीरिया सेल को पानी सरफेस पे जो है मतलब वाटर सरफेस पे तैरने में जो सहायक होती है, ठीक। और उसके बाद हमने क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ा था। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी कर सकते हैं आप लोग। तो प्रकाश संश्लेषण का उनमें कार्य करने के लिए जो है क्रोमेटोफोर नामक संरचना होती है। फिर उसके बाद हमने पिलाई के बारे में बात किया था, जो ये संयुग्मन या जनन के हिसाब से कार्य करती है, ठीक। और उसके बाद जो है फ्लैजिला के बारे में भी बात की थी, अभी को आगे भी बात की है, जो गति करने में सहायक है। फिर प्लाज्मिड के बारे में बात की थी, बैक्टीरिया सेल में ये वाहक होता है या अतिरिक्त वृत्तीय डीएनए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए हमने 2 प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में बात की थी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में, ठीक। अब ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है जब इनको मतलब अभिरंजित किया जाता है तो ये जो है बैंगनी रंग जो है देते हैं, ठीक। और उसके बाद ग्राम नेगेटिव क्या होता है कि इसमें अगर जो अभिरंजित किया जाता है आयोडीन वगैरह से, ठीक है, तो ये जो है बैंगनी रंग नहीं देते हैं, तो इनको हम लोग ग्राम नेगेटिव कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें किस प्रकार से अभिरंजित किया जाता है उसके पूरे चरण के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद देखिए अंततः हम लोग क्या किए थे कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बीच के अंतर के बारे में हमने समझा था काफ़ी अच्छे से डिटेल में। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल जो है स्टेप्टोकाकस, स्टेफिलोकाकस, मायोबैक्टीरियम, व टीबी व कुष्ठ रोग के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद ग्राम नेगेटिव में जो हमने क्या एग्जाम्पल देखा था, जैसे ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, राइबोजोबियम, विब्रियो साल्मोनेला व
एग्रोबैक्टीरियम। ठीक, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अब हम लोग लेक्चर 3 में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना है, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक की बात हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल में की है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में जानेंगे, जो कोशिका के ऊपर जो आवरण होता है। यूकैरियोटिक में भी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक प्लांट सेल, यहाँ पे देखिए, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, आपकी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन हम लोग सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने। और ये क्या होता है, पारेगम, मतलब आर पार दिखाई देने वाला, और मृत और सुरक्षात्मक परत है जो बाहरी है। ठीक, एक कोशिका की बात की जा रही है। ठीक, और उसके बाद ये क्या है, ये देखिए, जीव कोशिका व उसकी भित्ति का संगठन। देखिए, हमारे पादप में जो है ये भित्ति किससे बनी होती है, जो इसकी बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन और प्रोटीन से बनती है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद शैवाल में ये कोशिका भित्ति कैसे बनती है, सेल्यूलोज, ग्लाइकोन, मैनेन और कैल्शियम CaCO3 की बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, बैक्टीरिया में क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है बैक्टीरिया सेल में। फिर उसके बाद देखिए, आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, ये स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन के से बनी होती है। ठीक, और उसके बाद कवक में ये जो है काइटिन से बनी होती है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये कवक का तो काफ़ी बार पूछा भी जाता है। और फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखिए, आपका ये पूरा एक कोशिका है। ठीक, ये पूरा एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है। अब इसके बाहर जो है ये एक आवरण पाई जा रही है, और इनके बाहर जो है एक संरचना होती है जिसे हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक है, मध्य पटलिका हिंदी में जिसे कहते हैं, मिडिल लैमेला। ये जो है पादप सीमेंट की तरह कार्य करता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक, और यहाँ पे देखिए, जो बाहर ये वाली संरचना पाई जा रही है ये प्राथमिक भित्ति है। ठीक, और ये जो अंदर वाली संरचना पाई जाती है ये द्वितीयक भित्ति है। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या क्या होता है, प्राथमिक भित्ति ये सबसे बाहरी परत होती है जो बाहर पाई जाती है। ये भीतर की ओर पाई जाने वाली परत है जो इससे अंदर पाई जाती है। देखिए, इसके अंदर, इसकी बात कर रहा है। फिर ये पतली होती है, जो प्राथमिक भित्ति होती है ये पतली होती है, लेकिन द्वितीयक भित्ति क्या होती है, ये मोटी होती है और ये 3 अन्य परतों से बनी होती है। ठीक, और उसके बाद देखिए, ये प्रत्यास्थ व फैलने वाली होती है। जो प्राथमिक भित्ति होती है ये जो है फैल भी सकती है, और जो आपकी द्वितीयक भित्ति है इसमें सुब्रेरीन लैग्निन का जमावट होता है। ठीक है, उससे जमा हुआ होता है। और उसके बाद देखिए, ये आपका प्राथमिक भित्ति क्या होता है, परिपक्व होने पर प्रसार की क्षमता कम हो जाती है। जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो इसमें प्रसार नहीं हो पाता है। ठीक है, और आपकी द्वितीयक भित्ति में क्या होता है, इसमें प्रसार की क्षमता नहीं होती है, होती ही नहीं है पहले से। और ये विभाज्योतक जो बटने वाली जो होती हैं इनमें अनुपस्थित होती है। बटने की एक गुण है जिसे हम लोग विभाज्योतक कहते हैं, वो चीज़ इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक, और ये परत जो है प्राथमिक आपकी भित्ति जो है ये परत सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा, प्राथमिक भित्ति आपको सभी पेड़ पौधों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो है प्लाज्मोडेस्माटा की बात की जा रही है। ये चीज़, ये जो आपकी एक कोशिका दूसरी कोशिका से मिली हुई है ना, ठीक,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इतने पूरे संरचना को हम लोग जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है डेस्मोटैब्यूल तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ कार्य आ गया, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ठीक, 9th में। और यहाँ पे ये जो है डेस्मोटैब्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। और ये देखिए पादप सीमेंट को जो है पैक्टिनेज एंजाइम द्वारा घोला जाता है। ये चीज़ें जो है, अगर जो ये पादप सीमेंट यानी मध्य पट्टलिका की बात कर रहा है, ठीक है, मध्य पट्टलिका को किससे घोला जाता है, पादप सीमेंट को जो है पैक्टिनेज एंजाइम, ठीक, उसके द्वारा घोला जाता है। अब देखिए किसमें प्लाज्मोडेस्माटा व पादप सीमेंट नहीं होता है। ये चीज़ें एक क्वेश्चन के रूप में याद रखिएगा, पूछ लिया भी जाता है। तो देखिए क्लोरेला व ल्यूपिन में नहीं पाया जाता है, ठीक है, सॉरी होता है, इन दोनों में होता है। स्पायरोगायरा में भी होता है, सार्गेसम में भी होता है, ठीक। और उसके बाद देखिए पोरफायरा या फ्यूनेरिया, इनमें भी आपका क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। लेकिन क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास इसमें नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये 2 कोशिकीय जीव होते हैं तो इनमें पाया जाता है, लेकिन ये केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो आप ही बताइए प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है ना। अब जब दूसरी कोशिका है ही नहीं तो यहाँ पे रह के क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास में नहीं पाया जाता है। अब देखिए हम लोग कोशिका भित्ति के कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए ये एक सुरक्षात्मक परत होती है, ये है एक सुरक्षा देने वाली परत होती है। और उसके बाद देखिए संक्रमण व यांत्रिक हानियों से बचाता है। क्या करता है, संक्रमण जैसे कोई भी संक्रमित पदार्थ है कोशिका के बाहर आया तो कोशिका भित्ति अपने अंदर आने नहीं देता है। और यांत्रिक हानियों जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक है, वो किसी चीज़ से टकरा गई, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो अंदर के उसके ऑर्गन होते हैं ये सब सुरक्षित रहते हैं। तो उनको सुरक्षा देने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कोशिका भित्ति, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे अवांछनीय बृहद अणु हेतु अवरोधक का कार्य करता है। मतलब जैसे कोई बड़ा अणु है कोशिका के अंदर आना चाह रहा है लेकिन वो नहीं आने देगा, कौन, कोशिका भित्ति, यहाँ पे उसको रोक लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पदार्थों का परिवहन में, अब पदार्थों के परिवहन में यहाँ क्या कह रहा है, जैसे जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको कोशिका के अंदर आने देगा। और जो मतलब जैसे अगर जो कुछ कोशिका के बाहर आवश्यकता है किसी अन्य कोशिका को तो ये दूसरे कोशिका में भेजने का कार्य जो है ये सब किससे निर्धारित कार्यरत होता है, ये जो है कोशिका भित्ति से ही, ठीक। और उसके बाद देखिए अब तक हम लोगों ने कोशिका भित्ति के बारे में पूरा अच्छे से जाना। और अब जो है हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो है इसमें ये प्लाज्मा झिल्ली व जैव झिल्ली भी इसे कहते हैं। ये देखिए जैसे कोई कोशिका है तो उसके अंदर पहले ये कोशिका भित्ति पाई गई, उसके अंदर जो है ये कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। लेकिन मनुष्यों में ये कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, तो केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, ठीक है। अब इस झिल्ली के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपका ये कोशिका झिल्ली है, ठीक, इससे बनाते हैं हम लोग, ये कोशिका झिल्ली ही है। ये आपकी क्या हो गई, कोशिका भित्ति जो बाहर पाई जा रही है। और ये जो है दोनों क्या है, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे प्लाज्मा झिल्ली व जैव झिल्ली भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यह जीवित होती है कोशिका भित्ति, जबकि क्या होती है, मृत होती है, ठीक। और ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक मतलब गिने चुने पदार्थों को ही अपने अंदर आने जाने देती है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये चयनात्मक होती है। ऐसा नहीं है कि सभी पदार्थों को अपने अंदर ले लेगी कोशिका, ऐसा नहीं। और उसके बाद ये पारगम्य होती है, पारगम्य मतलब आर पार दिखाई देने वाला।
और ये प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ मतलब फैलने वाली, ठीक है। कोशिका का सरफेस इससे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक। और ये लचीली होती है। लचीली मतलब कहीं से भी मुड़ जाएगी। इधर से आप लोग प्रेशर देंगे तो इधर से मुड़ जाएगी, इधर से प्रेशर देंगे तो इधर से मुड़ जाएगी, ठीक। और उसके बाद ये तरल होती है। तरल मतलब थोड़ी सी चिपचिपाए संरचना होता है, भीगा हुआ संरचना, उसे तरल कहते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए झिल्ली मॉडल जो है, कई लोगों ने, कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया कि झिल्ली ऐसी होती है, झिल्ली वैसी होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि झिल्ली कैसी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला मॉडल दिया गया सैंडविच मॉडल या त्रिस्तरीय मॉडल। त्रिस्तरीय का मतलब ऊपर भी लेयर, नीचे भी लेयर, बीच में भी लेयर, यानी 3 लेयर से बना है। तो इसको जो है सैंडविच मॉडल ये क्यों कहा गया कि देखिए सैंडविच में ऊपर ब्रेड रहता है, नीचे ब्रेड रहता है, फिर यहाँ पे एक जो है, जो उसके मसाले होते हैं आलू वगैरह से बनाए जाते हैं स्टफिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलकर 3 परत निर्माण करते हैं। सैंडविच में भी ऐसा होता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया सैंडविच मॉडल, ठीक है। और इसको जो है मतलब कौन कौन वैज्ञानिक दिए थे, तो ये जो है डेनियल व डेवसन ने 1935 ईस्वी में दिया था। ये चीज़ें याद रखिएगा, डेनियल एंड डेवसन 1935 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, इकाई झिल्ली यानी यूनिट मेम्ब्रेन, ये रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था, ठीक। ये भी याद रखिएगा। और सबसे मान्य मॉडल कौन सा है, तरल मोज़ेक या क्रेमिर मॉडल, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसे सिंगर व निकोलसन, 2 वैज्ञानिक सिंगर व निकोलसन 1972 में दिया था। और ये जो मतलब मॉडल है सर्वमान्य है, सभी जगह माना जाता है। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिटेल इसके बारे में अभी तो नहीं पढ़ेंगे, तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में, लेकिन अभी आने वाले समय में पढ़ेंगे नीचे। और उसके बाद देखिए झिल्ली के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ संरचना कौन सी होती है, आरबीसी, जो हमारी आरबीसी पाई जाती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी संरचना मानी जाती है इसके अध्ययन के लिए। ऐसा क्यों होता है कि देखिए आरबीसी में क्या नहीं होता, सबसे पहले केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा कोशिकांग नहीं होते हैं, जिससे इसका अध्ययन करना सरल हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो है आपका 52% होता है, ठीक। लिपिड जो है 40% तक होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये 8% होता है, ठीक, ये कोशिका में, आरबीसी में। तो ये जो सारे संगठित पदार्थ हैं कोशिका झिल्ली के, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः 3 याद रखिएगा। और कितनी कितनी मात्राओं में पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है 52% पाया जाता है, लिपिड जो है आपका 40% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 8%। अब देखिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन व वसा की मात्रा विभिन्न होती है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के कुछ, ये नहीं मान्य है कि सभी जीवों में जो लिपिड और प्रोटीन की मात्रा होगी वो सामान्य होगी, ऐसा नहीं होगा। किसी में प्रोटीन ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में प्रोटीन कम भी हो सकता है, या तो लिपिड की मात्रा जो है घट बढ़ सकती है, या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट बढ़ सकती है। ये निश्चित नहीं होता है, ठीक है, कि सभी जीवों में एक जीव में जितना है वो सभी जीवों में पाया जाएगा, जिस चाहे पेड़ हो या पौधा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये हमारे जो है लिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका छोटा सा संरचना दिखाया गया है कि ये देखिए ये पार्ट जो है लिपिड का है, ठीक, लिपिड का। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लिपिड का 2 लेयर होता है, ठीक है। लिपिड की संरचना ये हेड है और ये जो है टेल है, ठीक। और उसके बाद ये जो किनारे किनारे संरचना पाई जा रही है ये प्रोटीन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रोटीन का जो है थिकनेस जो है 20-20 एंगस्ट्रॉम है बाहर की तरफ, और जो लिपिड का थिकनेस है वो जो है 35 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। और उसके बाद देखिए इस मॉडल को अच्छे से तरल मोज़ेक मॉडल जो 3rd था उसको डिटेल पढ़ते हैं। देखिए प्रोटीन
ये वसा से पृथक्करण के आधार पर बताया गया है। ठीक, और ये परिधि प्रोटीन व अंगभूत प्रोटीन व आंतरिक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, परिधि मतलब जो है बाहर की ओर, ठीक, जिसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। अंगभूत मतलब जो धसे हुए प्रोटीन होते हैं, जो आंतरिक होते हैं, उससे जो है हम लोग अंगभूत या आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन गति नहीं दर्शाते हैं, जबकि लिपिड गति दर्शा सकते हैं। लिपिड गति दर्शा सकते हैं, इसका मतलब यहाँ डायग्राम में देखिए, ये लिपिड यहाँ भी आ सकता है, ये लिपिड यहाँ भी जा सकता है। ये लिपिड कुछ इस तरह मुड़ भी सकता है, मतलब यहाँ से इस तरह मुड़ सकता है या इस तरह से इस तरह मुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है। ये ओलिगोसेकेराइड्स या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य क्या है, ये ओलिगोसेकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में कार्य करता है, और ये जो है पहचान स्थल के रूप में भी कार्य करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये पहचानते हैं कि कोशिका के आसपास कौन से पदार्थ आ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आरबीसी की सतह पर एंटीजन की तरह कार्य करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, ये पहचानते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप से मिलता जुलता ब्लड ग्रुप है या नहीं। ठीक है, अगर जो नहीं रहता तो वो जो है संदेश पहुंचाते हैं। ठीक, खतरे से बचाते हैं। तो इनका कार्य क्या है, संदेश पहुंचाना कार्बोहाइड्रेट्स का। ये झिल्ली की ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब वो अनियमित होते हैं, ये नहीं कि वो निश्चित स्थान पे ही रहेंगे। अब झिल्ली द्वारा परिवहन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए कि झिल्ली में जैसे कोई पदार्थ आते जाते हैं झिल्ली द्वारा, तो वो कैसे होता है, निष्क्रिय परिवर्तन, निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन में देखिए सांद्रता प्रवणता के अनुसार होगा, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, या ये भी हो सकता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, वो परिवहन के हिसाब से। अब देखिए जहाँ यहाँ पे एटीपी नहीं लगता है। ठीक है, अगर जो कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ रहा है तो वहाँ पे एटीपी नहीं लगेगा। ठीक, निष्क्रिय परिवर्तन अपने आप होगा। निष्क्रिय का मतलब स्वतः होने वाले जो परिवर्तन है वो अपने आप होंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अगर जो वही निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता तो वहाँ पे एटीपी लगता। ठीक, अब इस परिवहन को देखिए 3 प्रकार से बांटा गया है। सरल विसरण, ये सरल विसरण, परासरण या सुसाध्य परिवहन। अब देखिए सरल विसरण में क्या होता है कि अध्रुवीय या वसी पदार्थ जो होते हैं, या तो फिर जैसे O2 हो या CO2 हो या N2 गैसों का जो परिवहन होता है वो सरल विसरण द्वारा ही होता है। ये उदासीन पदार्थ का भी परिवहन करते हैं, जो मतलब कोई जिसे पॉजिटिव निगेटिव नहीं दर्शाते हैं। ठीक, उस प्रकार से। और उसके बाद परासरण में मुख्यतः जो है जल की बात की जाती है। विसरण में मुख्यतः जो है गैसों की बात की जाती है। ये क्लास 9 में हमने बताया है। ये जो है गैसों के लिए होता है। विसरण शब्द जब भी आए तो गैसों के लिए याद रखिएगा। और परासरण शब्द जब भी आए तो जैसे कोई लिक्विड पदार्थ हो गया, जैसे जल हुआ, ठीक है, तरल पदार्थों के लिए, तरल पदार्थों के लिए, ठीक है, परासरण शब्द उपयोग होगा। अब उसके बाद फिर थर्ड है हमारा सुसाध्य परिवहन, यानी फैसिलिटेटेड। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसका वाहक जो है मतलब प्रोटीन द्वारा होता है। ठीक, प्रोटीन द्वारा। और इसमें जो है ध्रुवीय जल स्नेही पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सक्रिय परिवहन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि देखिए सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध पदार्थ का परिवहन करता है। जैसे सांद्रता परिवर्तन के विरुद्ध, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में आप बात कर सकते हैं। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो है गति करता है।
तो इसमें एटीपी जो है लगता है, जिसमें यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट दे भी रखा है कि एटीपी का उपयोग होता है, ऊर्जा लगती है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब अपहिल मतलब जैसे हिल मतलब आप लोग जानते हैं पहाड़ी होता है, ठीक है, अप मतलब ऊपर। तो ये जो हमारी मतलब जो निम्न सांद्रता है वो उच्च सांद्रता की ओर गति करती है। ठीक है, अब जैसे पहाड़ पे नीचे से कोई व्यक्ति चढ़ रहा है पहाड़ पे, तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता काफ़ी होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से मेहनत लगती है। तो ठीक है, जब इस प्रकार की सक्रिय परिवहन होगा तो ये जो है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक जो है जब गति होगा तो उसमें जो है एटीपी लगेगा। ठीक है, ऊर्जा लगेगी, तो इसीलिए उसे क्या कहा गया है, सक्रिय परिवहन। फिर उसके बाद देखिए वाहक प्रोटीन का उपयोग होता है। अगर जो वाहक प्रोटीन मतलब यहाँ पे देखिए ये जो एक पोर बना है ये पूरा प्रोटीन का पार्ट है, याद रखिएगा। यहाँ से मैं नीले भाग से दिखाते हैं, ये पूरा प्रोटीन का भाग है। अब देखिए वाहक प्रोटीन जैसे अपने अंदर से ये ले गया, ये चैनल प्रोटीन है एक तरह से, मान लीजिए ये वाहक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये किसी पदार्थ को देखिए बाहर से अपने अंदर लिया, इसके अंदर गति करते 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 दूसरी ओर केंद्र की ओर निकाल दिया। ठीक, यानी कोशिका द्रव में छोड़ दिया। ये कोशिका के बाहर से है तो कोई पदार्थ को अपने अंदर लिया, और यहाँ ये चैनल प्रोटीन है। चैनल मतलब एक रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखिएगा, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं कोशिका झिल्ली में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। ठीक है, अब इनकी सांद्रता के विरुद्ध इनको गति करना है, तो ये कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक, यहाँ पे सांद्रता निम्न है, निम्न से यहाँ पे जो है एटीपी द्वारा वो उपयोग होके बाहर जाते हैं। फिर यहाँ बाहर से जो है पोटेशियम क्या करता है, कोशिका के अंदर आता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ बल्क परिवहन या सक्रिय इसमें होता है। ये कैसे होता है, यहाँ पे देखिए फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे देखिए ये परिवहन जो है पहले मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हुआ अपने अंदर लेने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं कोशिका में। और ये दो जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जो है फैगोसाइटोसिस और एक जो है पिक्नोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब कोई चीज़ से कोशिका द्वारा खाया जाता है, जैसे ठोस पदार्थ का अंतर ग्रहण किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। और उसके बाद पिक्नोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल ड्रिंकिंग, यानी किसी चीज़ को पीना है, यानी जब तरल पदार्थों को अंतर ग्रहण करती है सेल, तो उसको हम लोग पिक्नोसाइटोसिस कहते हैं। और उसके बाद देखिए एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ जो कोशिका में न पचा हुआ हो उसका जो है विक्षेपण करना, यानी अपने मतलब पूरी कोशिका बॉडी से जो है निकालना, उस प्रक्रिया को जो है कोशिका मतलब एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, विक्षेपण। अब उसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग दोस्तों जो है कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। आज यहीं तक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा, और आप लोग जो है अगली बार आइएगा तो रिवाइज एक बार करके आइएगा। और जाते जाते मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको जो टॉपिक समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जाते जाते इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।